हमारे समाज में आए दिन तरह तरह की आपराधिक घटनाएं घटती रहती है जो हमें अंदर तक विचलित करती है, हमारे ज़मीर और इंसानियत को परेशान करती है, हमारे रूह को कँपाती है और यह सोचने के लिए विवश करती है कि आखिर हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव कस्बों में इस तरह से अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। आज हमें इस विषय पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है, सामाजिक सुधार करने की ज़रूरत है, कानूनी और प्रशासन में सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस पर हम सुधार कर इसमें कुछ कमी ला सकते हैं। दोस्तों, आए दिन आपने देखा होगा, आज न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एक घटना सुनने के लिए मिलती है कि कहीं पर पति पत्नी की हत्या कर देता है, कहीं पर बाप बेटा की हत्या कर देता है, कहीं गांव समाज वाले दूसरे की हत्या कर देते हैं, कहीं पर 20-30 हज़ार 10-5 हज़ार रुपये के लिए कोई किसी का मर्डर कर देता है, कहीं पर 20,000-30 हज़ार की फिरौती लेकर या सुपारी लेकर कोई किसी का मर्डर करवा देता है, पत्नी अपने पति का करवा देता है, तो बाल बच्चे अपने माँ बाप का करवा देते हैं। आखिर इस तरह के सबसे ज़्यादा जो आपराधिक घटनाएं देखने के लिए मिलती है, अभी जो फिलहाल घटित हो रहा है वो घरेलू हिंसा का है। आखिर घरेलू हिंसा इतना क्यों बढ़ रहा है? एक बेटा अपने बाप या अपने भाई या अपने माँ की हत्या कैसे कर सकता है? एक माँ अपने पति की हत्या कैसे करवा सकता है? एक पति अपने बाल बच्चों का, फूल से कोमल कोमल छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर अपनी बीवी की हत्या कैसे कर सकता है? आए दिन घरेलू अपराध की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए सोचने का विषय है। दोस्तों, अपराधी ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि कानून का हाथ एक दिन हमारे गिरेबान तक पहुंचेगा और हमें धर दबोचेगा। शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। वो सोचते हैं कि जो मैं गुनाह कर रहा हूँ वो किसी को नहीं मालूम है, पुलिस कभी हमारे तक पहुँचेगा ही नहीं, कानून हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कानून को मैं धत्ता बताकर मैं अपराध कर दूँगा और कानून को कुछ पता ही नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन को कुछ पता ही नहीं चलेगा। शायद यही सोचते होंगे ना। यदि ये सोचें कि नहीं, हमारे देश का कानून सख्त है और कानून हमें छोड़ेगा नहीं, पुलिस प्रशासन हमें सज़ा दिलवा के रहेगी और जो मैं कृत्य कर रहा हूँ उसके लिए मेरा आजीवन कारावास या मौत की सज़ा भी हो सकती है, तो वो शायद कर पाएंगे? आपराधिक घटनाएं नहीं कर पाएंगे। उनको दिल दिमाग में ये पक्का बैठा हुआ रहता है कि जो मैं घटना कर रहा हूँ वो किसी को नहीं मालूम चलेगा, पुलिस प्रशासन हम तक पहुँच नहीं पाएगा, और यदि पहुँच भी पाएगा तो मैं कोर्ट से आराम से छूट जाऊँगा। और फिर ऐसी घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम सबको मिलकर, पुलिस प्रशासन को मिलकर बात करना पड़ेगा और सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और कानूनी सुधार की ज़रूरत है, जिसके तहत हम इस पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसा ही एक कहानी लेकर आया हूँ, ऐसा ही घटना का जिक्र करने आया हूँ। जी, मैं परशुराम सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए आते हैं या मेरा कहानी आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आसानी से आपके मोबाइल तक आप तक मैं पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो बिहार के बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के केंदुआर गाँव की है। केंदुआर गाँव में एक 35 से 40 साल का एक बिहारी यादव जी रहते हैं। वो कलकत्ता में रहकर ड्राइवरी की नौकरी करते थे। हर इंसान अपने घर से बाहर अपने पारिवारिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको जाना पड़ता है, उसको जाकर काम करना पड़ता है, ताकि वो वहाँ से 2 पैसा कमाए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने घर के इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको काम करना ज़रूरी होता है। बिहारी यादव भी कलकत्ता में रहकर ड्राइवरी का नौकरी करता था और कभी कभार घर पर आता था, अपने बाल बच्चे बीवी से मिलता जुलता था। 6 अप्रैल की बात है, वह अपने घर के लिए अपने बीवी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ। बीवी सकुशल अच्छा से बात करती है और उसको आने का निमंत्रण भी देती है। वहाँ से आने के लिए चलता है, रास्ते में अपने बीवी को बात भी करता है, फ़ोन भी करता है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ। बीवी भी पूछते रहती है, आप कहाँ पहुँचे हैं, आप कहाँ पहुँचे हैं। वो सकुशल अपने बांका जिला पहुँच भी जाता है। वहाँ से उसको अमरपुर थाना के पास केंदुआर गाँव आना था, उसके लिए वो बस पकड़ता है। लेकिन बीवी जो उसकी थी, उसकी पत्नी जो थी, उसे बीच रास्ते में एक भड़को मोड़ पड़ता है, वहाँ के लिए बोलती है कि आप वहीं पर उतर जाइए, मैं यहीं पर हूँ, मेरे को ज़रूरत है, किसी से मिलना है, कुछ काम था, आप भी चलो बात कर लेना, उसके बाद फिर वहाँ से मिलजुल कर चलेंगे। वह बेचारा उस भड़को मोड़ के पास ही जो बिहारी यादव है उतर जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी मिलती है, दोनों में नमस्ते होता है, प्रणाम पाती होता है। उसके बाद वो पत्नी उसको लेकर एक नहर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर नहर
के पास ले जाने के बाद वहाँ 2 लोग और मिलते हैं उसको। एक का नाम बलेश्वर मंडल होता है और दूसरे का नाम बिजला देवी होता है। वहाँ पर वो दोनों मिलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि भर को बिलासी नहर पड़ता है, बिलासी नहर के पास लेकर जाते हैं और बिलासी नहर पर ले जाकर वहाँ पर आपस में सब बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते पत्नी और वो 2 जो लोग थे बात करते करते उसके गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। पत्नी ने अपने पहचान के आदमी बलेश्वर हरिजन और बिजला देवी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। सोचिए कितना ये कुकृत्य है, कितना घृणित अपराध है। आज समाज में ऐसे अपराधों की भरमार लग गई है। दोस्तों उसके बाद उन लोग अपने अपने रास्ते चले आते हैं। उन लोग को शायद यही पता था कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कारण कि जो उनकी पत्नी होती है बिहारी यादव का, बहुत चालाकी से उस आदमी को घर नहीं आने देता है। जब वो कलकत्ता से घर आ रहा था तो रास्ते से ही उतरवा कर उसको हत्या करवा देता है, ताकि गांव घर समाज को किसी को पता नहीं चले कि वो बिहारी यादव इस गांव में आया था और इसकी हत्या हुई। सबको यही जान रहे थे कि बिहारी यादव तो कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसकी हत्या हो चुकी थी। ये घटना 6 अप्रैल की है। 11 अप्रैल को वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनको इस घटना का पता चलता है। देखते हैं कि एक सिर कटा हुआ लाश है यहाँ पर, उसका गुप्तांग भी कटा हुआ था। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस आकर उस बॉडी को शिनाख्त करती है, जांच पड़ताल करती है। कहीं पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उसका पंचनामा करता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इधर पुलिस उस सिर कटी लाश के तलाश में लग जाती है, तहकीकात में जुट जाती है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्निक के आधार पर, अपने गुप्तचरों के आधार पर और हर उन तथ्यों को खंगालते हुए पुलिस बिहारी यादव की पत्नी तक पहुंचती है। और जब पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी सीधा इनकार कर देता है और बोलता है कि नहीं, वो तो बाहर काम करने गए थे और जब आए थे तो यहाँ तक आए नहीं थे, बीच रास्ते से कहाँ पर चले गए, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चला। हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और पुलिस चौकी में जाकर उसने कंप्लेंट भी लिखवाती है और बोलती है कि हमारे पति आ रहे थे घर लेकिन आए नहीं हैं। पुलिस उन तथ्यों पर बारीकी से जांच करती है, पड़ताल करती है, ढूंढती है। तो फिर एक अलग ही कहानी निकल कर आता है। जब पुलिस उन सारे तथ्यों को खंगालती है तो पता चलता है कि असली हत्यारा तो उनकी पत्नी रिंकू देवी है। अब रिंकू देवी से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आता है जो रूह कपा देने वाली थी। चूँकि रिंकू देवी का संबंध गांव के आसपास के लोगों से था, अवैध संबंध था, जिसका अक्सर उसका पति बिहारी यादव विरोध करता था। पति के विरोध से वो पत्नी इतना खौफ थी कि वह आज से साल भर पहले से ही अपने पति के मर्डर की कहानी बनाने लगी थी, ताना बाना बुनने लगी थी। बात 2010 की है। एक मारपीट के मामले में एक केस चल रहा था पत्नी रिंकू देवी पर, और उसका बेल वगैरह टूट गया था। तो 2024 में वो पुलिस आती है और रिंकू देवी को अरेस्ट कर जेल में डाल देती है। वहाँ पर उसको मुलाकात होता है बलेश्वर हरिजन और बिजला देवी से। वहीं पर इन लोग आपस में बातचीत करते हैं और जो मृतक बिहारी यादव है उसकी पत्नी ने जब वो बिहारी यादव को गांव आना होता है तो उन लोग से संपर्क करती है और 35,000 रुपया का सुपारी देकर अपने पति का हत्या करवा देते हैं। हत्या करने के बाद उसका शव को वहीं पर उन लोग फेंक देते हैं और उसका जो सर था उसको वहाँ से 100 मीटर दूरी पर फेंक देते हैं और चुपचाप इन लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब पुलिस इतना सुराग मिला था तो और पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद उन लोग दोनों को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो पत्नी मृतक का जो पत्नी रिंकू देवी है उसके घर से मृतक का मोबाइल, रिंकू देवी को उस दिन का पहना हुआ खून से सना हुआ कपड़ा, वो हथियार जिसके गड़ासी जिससे उसका सर काटा गया था, गर्दन काटा गया था, वो सब बरामद कर लेते हैं और पुलिस इन लोग को सुसंगत धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट रही है जो हमें परेशान करती है, हमें उद्वेलित करती है,
हमें घृणा और द्वेष से भर देती है। आखिर ऐसी घटनाओं का हमारे समाज, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। घरेलू हिंसा इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि पता नहीं कब किसका बेटी, कब किसका बाप, कब किसका माँ, किसका मर्डर कर देगा। अपनों का ही खून के प्यासे लोग क्यों हो रहे हैं, यह सोचने का विषय है, यह समझने का विषय है। दोस्तों, आपका इस कहानी में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। यह घटना का उद्भेदन 11 अप्रैल को हुआ था। घटना हो गई थी 6 अप्रैल को, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, और जब ये घटना का उद्भेदन हुआ उसमें 11 अप्रैल हो गया था। दोस्तों, आपका इस घटना में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, इस घटना सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी रहेंगे अपनों के बीच में अच्छा से रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे। किसी भी आपराधिक घटना से बचने का एक सरल और आसान उपाय है, आप जागरूक रहिए, सचेत रहिए। दोस्तों, मेरा कहानी यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।